बायोटेक्नोलॉजी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। बायोटेक्नोलॉजी हम लेंगे। इस चैप्टर से मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन आया करते हैं आपके पेपर में। इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं। अब ये चैप्टर तुम्हारी बुक का काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है। इसमें आपको हर टॉपिक याद करना पड़ेगा। कुछ इसमें सीक्वेंस हैं, कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं, उनका आप नोट्स बनाएं और उनको याद करें। पहले हम जिक्र करें बायोटेक्नोलॉजी क्या है। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि नाम है बायो, लिविंग बीइंग, और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में उनका यूज। तो लिविंग बीइंग से चाहे उसमें ऑर्गेनिज्म हो या ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्ट हो, जैसे कोई एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन, कुछ भी हो, हम इनको यूज करते हैं, यूज फॉर ह्यूमन बेनिफिट, अपने लाभ के लिए यूज करते हैं। अब इस हिसाब से हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाएं टू मेक प्रोडक्ट, ये बायोटेक्नोलॉजी थी। हम ऑर्गेनिज्म को कुछ भी बनाने के लिए अगर यूज करते हैं तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। हम इसको बायोटेक्नोलॉजी मानते थे। इस हिसाब से तो बड़ी इजी। हम जैसे कर्ड बनाते हैं मिल्क से, इसी तरह से हम चीज बनाते थे, इसी तरह से हम फर्मेंटेशन करते थे। ये सारे बायोटेक्नोलॉजी में आते थे। ऑल दीज स्टेप्स, ऑल दीज थिंग मेकिंग, पहले ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा, हमें पता नहीं कितने सालों से हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारी माताएं, दादी दही जमाती हैं, सिरका बनाते हैं, कच्ची शराब निकालते हैं लोग, गांव में आज भी निकालते हैं। तो उस में यीस्ट का यूज है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी थी, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी है। ये तो कॉमन है, इसमें टेक्निकल तो कोई हुआ ही नहीं, इसको तो कोई भी कर लेता है। पहले टाइम में दिस वाज द बायोटेक्नोलॉजी। हम बायोटेक्नोलॉजी से कुछ भी कर लेते थे, लेकिन आज जीएमओ बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जीन का यूज करते हैं, जीन को कट करके न्यू कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। आज बायोटेक्नोलॉजी इसमें आती है, और बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन का यूज करते हैं। वास्तव में आज बायोटेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा वो है। आज हम इसका जो यूज करते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं, हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी एक तरह से आर्टिफिशियल टेक्निक से हमने किसी बच्चे को बना दिया, या हम बहुत सारी वैक्सीन बनाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। वैक्सीन आर्टिफिशियल टेक्निक से, डीएनए से हम इसको, या किसी जेनेटिक डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। जेनेटिक डिजीज ट्रीटमेंट, आज बायोटेक्नोलॉजी हम इसको मानते हैं, ना कि दही बनाना, फर्मेंटेशन चीज। दिस इज नॉट ए बायोटेक्नोलॉजी। वास्तव में बायोटेक्नोलॉजी आज बायोलॉजी का यूज, ऑर्गेनिज्म का यूज, कुछ एंजाइम बनाने में, जीन बनाने में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। आज EFB एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसने, ये बायोटेक्नोलॉजी पे काम करती है, और ये वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी संस्था है। ये कहती है, इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि बायोटेक्नोलॉजी
is that use which encompasses both traditional and modern view and molecular biotechnology for the human use। वास्तव में ये सारी इसमें इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस मेनली हम बायोलॉजी को मानते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म जो नेचर में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, आर्टिफिशियल सिंथेसिस नहीं, ऑर्गेनिज्म सेल्स देयर पार्ट्स एंड मोलिकुलर एनालॉग, और कुछ मोलिक्यूल एनालॉग्स फॉर द मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। इनसे हम प्रोडक्ट भी बनाते हैं और अपने फायदे के लिए हम इनको यूज भी करते हैं, चाहे हम ऑर्गेनिज्म का यूज करें चाहे हम साइंस का यूज करें, दोनों को मिला के यूज करें, ये बायोटेक्नोलॉजी है। तो आज की बायोटेक्नोलॉजी एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफरेंट है। आज हम बायोटेक्नोलॉजी में केवल प्रोडक्ट ही नहीं बनाते, केवल दही नहीं बनाते, बल्कि जीन का और इनका भी हम यूज करते हैं। अब आते हैं इसके प्रिंसिपल क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल क्या है? एक्चुअली आज जो बायोटेक्नोलॉजी है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इससे फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। इसके प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है नंबर 1 जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीन में किसी भी तरह की कोई भी काट-छांट करना, जीन की सिंथेसिस, जीन को चेंज करना, न्यू कॉम्बिनेशन बनाना, जीन को मॉडिफाई करना और जीन को ट्रांसफर करना, ये सारा इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। तो पहला पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि चेंज इन दी जीन। जीन में मेनली डीएनए और आरएनए होते हैं, और फिर जब ये बनेंगे हम इनको दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करेंगे। दे में बी इंट्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रोड्यूस इन अदर ऑर्गेनिज्म, जहां जरूरत है वहां इनमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये पहला स्टेप है, इस तरह से हम करते हैं। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मीडियम, जब हम इसको बनाते हैं तो हम इंटरमिक्सिंग नहीं होने देते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल मीडियम। अब स्टेराइल मीडियम होने का क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा स्टेराइल मीडियम ये है, ड्यूरिंग जीन टेक्नोलॉजी, जब हम जीन में किसी भी तरह का कोई काट-छांट करते हैं तो उस टेक्नोलॉजी के दौरान किसी भी तरह की इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, प्योर होना चाहिए, ताकि वो माइक्रो और उनको टू प्रोड्यूस टू फॉर्म देयर प्रोडक्ट एट ए लार्ज स्केल।
उसका जो रिजल्ट है, उसके जो प्रोडक्ट है बड़े पैमाने पे बने, लार्ज क्वांटिटी में बने। जैसे कि हम क्या क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी फिर उस डिजीज के इलाज करने। अब जैसे कोरोना के लिए एंटीबॉडी बनाने का प्रयास चल रहा है, आदमी से एंटीबॉडी लेकर दूसरे में डाल देते हैं। वैक्सीन, आरडीएनए या कोई इस तरह के ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं जो कि हमारे लिए जरूरी है। कुछ एंजाइम्स, तो इनको बड़े पैमाने पे बनाते हैं, ये भी इसका एक एम है। अब इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला स्टेप है, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो क्या है? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफिकेशन। हमने करना क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन और डीएनए। जीन डीएनए के बने होते हैं, तो सबसे पहले हम जीन या डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं लगेगा हमने कौन सा करना है। फिर हमें क्या करना है? मेकिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हम उसको रिकम्बिनेंट करेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। जो डीएनए हमारे यूज का है वो डीएनए को बनाएंगे। वो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, ये आर्टिफिशियल टेक्निक है सारी की सारी। फिर इस रिकम्बिनेंट डीएनए को जीन क्लोनिंग करेंगे, हम इसको कई कॉपी बनाएंगे, उसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, क्लोनिंग ऑफ जीन। हमने जीन की कई सारी कॉपी बनानी है, जो किसी भी टेक्निक से हम रिप्रोडक्शन से बनवा देंगे, बैक्टीरिया से बनवा लेंगे, वायरस से बनवा लेंगे। फिर जीन क्लोनिंग के बाद ट्रांसफर ऑफ जीन, इस जीन को जहां हमें जरूरत है वहां हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर ऑफ जीन। और फिर गेटिंग जीन प्रोडक्ट, हम इस जीन की प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे प्यूरिफिकेशन से। ये हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। अब इसमें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले हम क्लोनिंग के लिए जीन को ज्वाइनिंग ए डीएनए विद ए वेक्टर, हम ऐसे वेक्टर के साथ डीएनए जोड़ते हैं जो उसको रिप्लिकेट करवा सके। और इसको भी हम स्पेशल पॉइंट पे जोड़ते हैं, नियर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। हर ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है, जब ऑर्गेनिज्म रिप्लिकेट करता है तो उसमें सपोज करो ये हमारा एक डीएनए है, इस डीएनए ने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, तो इतना हिस्सा बार बार अपनी प्रोडक्ट बनाता है। जरूरी नहीं है सारा जीन अपनी प्रोडक्ट बनाए, कुछ पार्टिकुलर एरिया होता है हर जीन में, वो अपनी प्रोडक्ट बनाता है। मान लो ये जीन, इसकी प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, इस डीएनए की प्रोडक्ट ज्यादा बनती है, तो इसमें यहाँ ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, तो हम उस जीन को कहाँ जोड़ेंगे? क्योंकि इसने अपनी प्रोडक्ट बनानी है तो हम इसके पास जोड़ेंगे, इधर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये जीन रिप्लिकेट नहीं होता, इतना हिस्सा रिप्लिकेट होता है। जो हिस्सा रिप्लिकेट होता है उसके पास जोड़ेंगे, और वही नियर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। क्योंकि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बार बार रिप्लिकेट करेगा तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी। तो इसके लिए कोई भी हम डीएनए का पीस उसमें जोड़ देंगे, लेकिन ये पीस जोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना ईजी नहीं है किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जीन जोड़ना। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम पहले अलाइन डीएनए पहचानते हैं। अलाइन डीएनए में वो डीएनए है जिसके साथ हमें पीस को जोड़ना है। जनरली ये प्लास्मिड डीएनए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस काम में। प्लास्मिड डीएनए इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन मैनी बैक्टीरिया।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, अगर इसको जोड़ दें तो बैक्टीरिया जब रिप्लिकेट करेगा ये भी रिप्लिकेट होता है, तो इसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में जीन जोड़ के डीएनए जोड़ के रिप्लिकेट करवाया गया। इस प्लाज्मिड में दो साइंटिस्ट थे, कोहन और हर्बर्ट बेयर। उन्होंने 1972 में देखा कि कुछ एंजाइम है, दे कैन कट द डीएनए एंड दे कैन जॉइन द डीएनए। डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पे काटना एक एंजाइम के द्वारा, एंड दिस एंजाइम वाज नेम्ड बाय देम restriction endonuclease. An enzyme was discovered. This enzyme is named as restriction endonuclease that can cut DNA at a particular point. ये डीएनए को स्पेशल पॉइंट पे काट देता है, इसलिए इस एंजाइम को हम मोलिकुलर सीजर भी कहते हैं। दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज मोलिकुलर सीजर। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नामक बैक्टीरिया में देखा कि साल्मोनेला इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और उसने इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को यानी कि प्लाज्मिड डीएनए को उन्होंने इस एंजाइम से काट के देखा। पता लगा कि इस एंजाइम से हम डीएनए को काट सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे काट सकते हैं। लेकिन ये मोलिकुलर सीजर और रेस्ट्रिक एंजाइम है, ये एक पार्टिकुलर जगह पे काटता है, कहीं से भी नहीं काटता। रेस्ट्रिक्शन एंड पार्टिकुलर एट ए पार्टिकुलर प्लेस। पार्टिकुलर प्लेस कैसे? इट फर्स्ट आइडेंटिफाई ए डेफिनेट सीक्वेंस। पहले ये सीक्वेंस देखता है, उसी सीक्वेंस से काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि डीएनए को उस जगह से काटेगा जहां एक पार्टिकुलर बेस सीक्वेंस आएगी। मान लो ये CAATT इस जगह से काटता है, तो जहां डीएनए में ये सीक्वेंस होगी वहीं से काटेगा। अगर कहीं GACT आता है तो वहां से नहीं काट सकता, ये इसी जगह से काटेगा। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन कट डीएनए ओनली एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। अब इस तरह से बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ढूंढे गए और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज काट देते हैं। सबसे पहले इसके लिए आइडेंटिफाई करते हैं द डिजायर्ड जीन। पहले वो जीन देखो जो हमें काटना चाहते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस जीन, फिर हम क्या करते हैं, जीन की करवाते हैं जीन क्लोनिंग। जब ये जीन डुप्लीकेट करेगा, क्लोनिंग करेगा इसको, और फिर हम इसको ट्रांसफर इन प्रोजेनी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोसीजर है। अब हम बात करें, ये तो काम हमने करना है, हम करेंगे कैसे? इसके लिए कुछ हमें टूल चाहिए। टूल्स नीडेड, हमें कौन कौन से टूल चाहिए? टूल्स रिक्वायर्ड। सबसे पहला टूल जो हमें चाहिए वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, क्योंकि ये ही काटेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। This is the enzyme that is needed to cut DNA at a particular point। और ये कहाँ से मिलेगा? ये मिल जाता है हमें ऑर्गेनिज्म से। साइंटिस्टों ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ढूंढे, और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम ऐसे एंजाइम हैं
जो सबसे पहला ढूंढा दैट वाज हिंद सेकेंड। दिस वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये हिंद सेकेंड ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटता है, ये पहले अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखता है। एक पार्टिकुलर जगह से ही काटेगा जहां इसको अपनी रिकॉग्निशन नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस दिखे, उस सीक्वेंस से काटेगा। उसके अलावा दूसरी जगह से ये नहीं काट सकता। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की यही प्रोसेस है। आज लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की डिस्कवरी हो चुकी है। मोर देन 800 हम इसको कहते हैं, लेकिन 900 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का हमें पता लग गया। और ये सारे जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं ये एक पार्टिकुलर जगह पे काट सकते हैं, और ये बैक्टीरिया से मिलते हैं। जनरली देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 230 बैक्टीरिया विच आर यूज्ड टू वेट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, लगभग 300 के आसपास। और इनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। किस तरह से निकालते हैं? जैसे हमने एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई से जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम हमने लिया, उसका नाम हम इसी पे रखेंगे जैसे नाम है इको R1। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये इको R1 का मतलब है कि एस्चेरिचिया कोलाई इको बन गया एस्चेरिचिया कोलाई के लिए, एस्चेरिचिया कोलाई के लिए इको बन गया। और इसका जो RI है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये RY13, ये RY के लिए आ गया। और जो 13 नंबर है ये जो R है इसका नेम आ गया, इसके कल्चर के लिए रोमन लेटर इसका आ गया। किस ऑर्डर में ये मिला? तो पहले नंबर पे मिला, इसलिए इसका 1 आ गया। इस तरह से ये जो एंजाइम है ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिज्म और सीक्वेंस हम दोनों का ध्यान रखते हैं। ये है नोमेनक्लेचर। वो एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरे एंडोन्यूक्लियेज। हम ये एंडोन्यूक्लियेज की बात करते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज की बात नहीं करते। एंडोन्यूक्लियेज अंदर से काटते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज बाहरली तरफ से काटते हैं। अगर इधर से काटे ये डीएनए है, अगर यहाँ से काटे तो एंडोन्यूक्लियेज इधर से काटता है, तो जो बीच में से काटता है उसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको बीच से काटते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन से काटते हैं। और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटते हैं। मोस्टली ज्यादातर जितने भी ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दे कट डीएनए एट ए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। व्हाट इज दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जो दोनों तरफ से एक ही हो। एक तरफ से जो इधर में है उसमें वो उधर से है। जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस सेम फ्रॉम बोथ साइड, दोनों पे नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस सेम है दोनों तरफ से। तो इस तरह से ये इसको बेस की साइड को जैसे GAATTC, जहां ये सीक्वेंस आएगी, अब डीएनए में है G के सामने क्या आएगा C, A के सामने क्या आएगा T, A के सामने T, T के सामने A, T के सामने A और C के सामने G। तो जहां ये सीक्वेंस आएगी आप देखें इसमें इधर से GAATTC है, इसमें इधर से GAATTC है। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज दैट सीक्वेंस व्हिच इज सेम एट बोथ साइड, दोनों तरफ से सीक्वेंस सेम है, इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे डीएनए को काटता है। तो इको RI जो सबसे पहला हमारा यूज किया हुआ, इको RI पैलिंड्रोमिक, इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटेगा डीएनए को। जब वो काटेगा तो डीएनए के 2 स्टिकी एंड बनेंगे। अब ये काटता कैसे एक्चुअल में? ये ऐसे काटेगा जैसे ये आपका डीएनए है और यहाँ ये हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो ये इसको तो यहाँ से काटेगा और इसको यहाँ से काटेगा।
यानी कि ये ऐसे काटता है, छोटा बड़ा करके काटता है, ऐसे तो ये कट गया। और इधर वाला कटेगा, ये हिस्सा लंबा हो गया और ये हिस्सा छोटा हो गया, इस तरह काटता है। ये है स्टिकी एंड। इसको हम कहते हैं स्टिकी एंड। बिल्कुल बीचों बीच नहीं काटता, एक को इधर से, एक को इधर से, इसको इधर से, इसको इधर से। तो ये हिस्सा इसकी ये चेन बनी रह जाती है, इसकी ये नीचे वाले की ये वाली चेन बनी रह जाती है। तो जब ये दो पीस में काटता है तो ये ऐसे डायरेक्ट नहीं काटता, इस तरह नहीं कटता। एक हिस्सा ये ऊपर वाला इधर से ज्यादा कटेगा, ये नीचे वाला इधर से ज्यादा कटेगा। तो ये बराबर ना कट के ये ऐसे कटता है, ये हिस्सा ऐसे और इसके साथ वाला हिस्सा ऐसे। उधर वाले के लिए ये ऊपर वाला हिस्सा बड़ा और नीचे वाला हिस्सा छोटा। तो इस तरह से ये एंड कटेंगे, इसको कहते हैं स्टिकी एंड। तो जो डीएनए कट होता है ये स्टिकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे, स्टिकी एंड पे डीएनए कटता है। इसमें जो सीक्वेंस है ये 5 की तरफ से, 5 एंड की तरफ से ये सीक्वेंस होती है, 3 पे ये होता है। इसमें 5 पे ये होगा, 3 पे ये होगा। तो इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देता है, ये स्टिकी एंड है। और ये स्टिकी एंड फिर हम डीएनए लाइगेज, एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, ये एंजाइम इसको जोड़ने में मदद करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन दो एंजाइम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का, दूसरा डीएनए लाइगेज का। तो ये दोनों एंजाइम हमारे काटने जोड़ने में काम आते हैं, ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब आता है आगे, हम इसको काटने के बाद जब हमने डीएनए काटे फिर हम क्या करेंगे। अब डीएनए काटने के बाद फिर हम करेंगे इसको ऐड। और ऐड करेंगे उस ऑर्गेनिज्म के उस डीएनए में जहां सेम सीक्वेंस है। उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी हम वहीं से काटेंगे। मान लो ये हमारे पास एक फॉरेन डीएनए है, ये उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए है जिसमें हम इसको जोड़ना चाहते हैं, दैट इज द फॉरेन डीएनए। इस फॉरेन डीएनए को, और ये हमारा वेक्टर डीएनए है जिसमें सर्कुलर डीएनए जो कि हमारा प्लास्मिड डीएनए है, ये हमारा सी डीएनए मान लो सर्कुलर डीएनए है जिसको हम वेक्टर डीएनए कहते हैं। दोनों डीएनए में रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस, इसको भी पीस में काटेगा, इसने भी इसके पीस काट दिए और इसके भी इसने पीस काट दिया यहां से बीच में से। तो यहां खाली जगह बन गई बीच में, और ये काटेंगे कहां से, जहां पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे काटेंगे। इसमें से अब हम क्या करेंगे, ये पीस इस जगह ले जाकर जोड़ देंगे। तो इसमें इस पीस को यहां रखेंगे और ये पीस यहां रखने के बाद अब क्या होगा, जब ये पीस हमने यहां रख दिया, अब इसको लाइगेज एंजाइम जोड़ देगा। इस पीस को जो हमने कट किया रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से, इसको भी रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस से कट कर दिया। अब इस पीस को कौन जोड़ेगा, लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम ने जोड़ा तो इतना पीस इधर से आया और इतना इधर गया। अब ये जो डीएनए बना, ये डीएनए कैसा डीएनए हो गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। दिस इज एक्चुअली आरडीएनए बन गया। अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। जब ये रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब ये डीएनए पहले वाला नहीं है, अब ये डीएनए डिफरेंट है पहले डीएनए से, आरडीएनए, क्योंकि इसमें ये इतना हिस्सा इसका जुड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर हम क्या करेंगे, हम इसको उसकी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इसको डालेंगे। मान लो ये हमारी एमियोपैथी या ये हमारा एसेप्टिया कोलाई है, इसमें ये आरडीएनए हमने यहाँ डाल दिया। अब ये रिप्लिकेट करेगा, जब ये रिप्लिकेट करेगा बाइनरी फिजन से, तो इसकी कॉपी बनेगी। तो अब हमारे पास ये जो दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे, इन दोनों में जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो इसकी कॉपी है। इसका मतलब हमारे पास 2 कॉपी, 4 कॉपी बना देंगे। फिर आगे अगर ये रिप्लिकेट करता है तो इसकी 4 कॉपी बन जाएंगी, 8 कॉपी बन जाएंगी। तो इस तरह से आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी कैन ऑब्टेन मैनी कॉपीज ऑफ दिस रिकम्बिनेंट डीएनए। तो
इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी कॉपी हम बना लेते हैं। अब जब ये कॉपी बन जाती हैं, कितनी सारी कॉपी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से बन जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। इस डीएनए सेगमेंट को फ्रैक्शन करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं, वो टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि जो डीएनए एक चार्ज पार्टिकल, आपको पता है डीएनए एसिड है, और एसिड हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव ये चार्ज पार्टिकल को हम अलग अलग कर लेते हैं साइज के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं चार्ज मॉलिक्यूल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में, एगरोस जेली में, हिंदी एगरोस जेल। एगरोस जेल में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज पार्टिकल को अलग अलग कर लेते हैं, चार्ज पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। ये टेक्निक अलग अलग करने की टेक्निक कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो स्मॉल पार्टिकल है वो दूर चला जाता है, इस तरह से होते हैं, ये छोटा पार्टिकल है ये दूर जाएगा, ये थोड़ा बड़ा और पास आएगा, ये बड़ा और पास, ये बड़ा और पास, ये बड़ा पार्टिकल है। तो इस तरह से ये पार्टिकल साइज के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। जो लाइटर पार्टिकल है वो दूर जाता है, जो हैवी पार्टिकल है पास रहता है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का स्लाइड है, और इसमें हमने इसको चार पार्टिकल को अलग अलग कर लिया। तो ये टेक्निक कहलाती है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के हिसाब से हम इनको अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से जो ये अलग पार्टिकल है, फिर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, और उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ इल्यूमिनेट करके, इससे ये पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग हमें पता लग जाता है। इसका ब्राइट ऑरेंज कलर का बैंड हमें डीएनए में मिलता है बाय अप्लाइंग दिस इथिडियम ब्रोमाइड अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और इस स्टेप को हम कहते हैं इल्यूशन। दिस स्टेप ऑफ वाचिंग, दिस स्टेप ऑफ सप्रेसिंग, दिस स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग अंडर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द इथिडियम ब्रोमाइड, इसको हम कहते हैं इल्यूशन। इस प्रकार रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के साथ हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद आता है क्लोनिंग वेक्टर। अगला इसका टॉपिक आता है क्लोनिंग वेक्टर। किस वेक्टर में इनको क्लोनिंग करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर में माइक्रोब सेलेक्ट करते हैं। कुछ जगह हम वायरस, बैक्टीरिया, इनको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। जनरली बैक्टीरिया को ज्यादा यूज करते हैं। उसमें ये डीएनए अलग करने के बाद फिर हम इसको रिप्लिकेट करवाते हैं। ये है क्लोनिंग वेक्टर। इसको हम फिर करेंगे। अभी आप इतना लें। थैंक यू।